नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज समाजशास्त्र विषय के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। इस टॉपिक को हम एक प्रमुख सामाजिक समस्या, जिसे हिंदी में बेरोजगारी और अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। एक ऐसी समस्या जो कि ना सिर्फ भारतवर्ष में देखी जाती है, अपितु विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में यह विद्यमान होती है। क्या है बेरोजगारी? इसके क्या कारण हैं? और इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? यह समाजशास्त्र में अध्ययन करना इसी कारण से भी आवश्यक है, क्योंकि ये समस्या समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। एक ओर हम कहते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है, और एक ओर बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि युवा शक्ति को सही दिशा और रोजगार देने की आवश्यकता है। किस प्रकार से इन बातों में सामंजस्य बिठाया जाए और क्या है इन बातों के अर्थ, इनको जानने के लिए बढ़ते हैं इस वीडियो में हम आगे। बेरोजगारी को एक गंभीर समस्या के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये समस्या न केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की है, बल्कि संपन्न देशों में भी पाई जाती है। विभिन्न देशों में इसके कारण एक जैसे नहीं है। इसी कारण से इसके बारे में निश्चित परिभाषा देना, निश्चित कारण देना सरल नहीं है। एक और हम बात करते हैं औद्योगिकरण, यातायात के विकसित साधनों, मुद्रा अर्थव्यवस्था और बैंक व्यवस्था आदि जैसे सुविधाओं ने मनुष्य के जीवन को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। उनका जीवन सरल बनाया है, उन्हें सुविधा संपन्न बनाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं आर्थिक मंदी, बेकारी, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं, गरीबी जैसी समस्याएं देखी जाती है। औद्योगिकरण से पूर्व बेरोजगारी नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन औद्योगिकरण से पूर्व बेरोजगारी कृषि क्षेत्र तक अधिक सीमित थी, और वे भी छिपी हुई या अर्धविकारी के रूप में थी। औद्योगिकरण के फलस्वरूप अब बेरोजगारी कृषि के अतिरिक्त अनेक अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद के विकास और संपत्ति के असमान वितरण में योग दिया, और साथ ही साथ समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा भी दिया, जिससे कई समस्याओं ने जन्म लिया, और बेरोजगारी भी उनमें से एक है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की आज भी हिदायत दी जा रही है कि कोविड से स्वयं को बचा के रखें, कोरोना वायरस से स्वयं का संरक्षण करें। लेकिन गत वर्षों में जिस प्रकार से इस महामारी ने जीवन को प्रभावित किया था, उसमें बेरोजगारी की बढ़ती दर भी इसका परिचय देती है। बेरोजगारी शब्द की उपयुक्त और सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम आम भाषा के रूप में बात करें, तो बेरोजगारी मात्र आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में भी देखी जाती है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण व्यक्ति का जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, और उसके पारिवारिक संबंधों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने और अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, बेरोजगारी अवस्था है
जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता है, मजदूरी दर पर भी उसे काम न मिलता हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात के पर विचार करने की और सामाजिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बेरोजगारी को परिभाषित करने की। तो अगर समाजशास्त्र दृष्टिकोण से बेरोजगारी को परिभाषित किया जाए तो यह कहा जाता है कि यह सामान्य कार्यरत बल यानी कि वर्किंग फोर्स के एक सदस्य, जिसे कि हम 15 टू 59 इयर्स तक का मानते हैं, उसके सामान्य कार्यकाल यानी कि वर्किंग टाइम में सामान्य वेतन पर उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना होता है। यानी कि एक बेरोजगार व्यक्ति वो है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों है, फिर भी उसे पारिश्रमिक प्राप्त करने योग्य काम नहीं मिल पाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। जी.आर. मदान कहते हैं कि उस देश में बेकारी है जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता हो जो काम करना चाहते हैं। डी मैलो कहते हैं कि यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं है। और फेयरचाइल्ड ने भी कुछ इसी बात को इन शब्दों में कहा कि सामान्य दशाओं और सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से काम से अलग कर देने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में इस बात को स्पष्ट किया कि आखिर बेरोजगारी क्या है। लेकिन अगर हम इस पर एक व्यापक तौर पर बात करें तो सभी मनुष्यों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है, यानी कि अपनी आजीविका का प्रबंध करता है और इसके लिए उसे उद्यम यानी कि मेहनत या परिश्रम करना पड़ता है। बेरोजगारी से आशय उस स्थिति से है जिसमें कृति कोई काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे काम करने के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। बेरोजगारी का अर्थ इन तीन तत्वों से और अधिक स्पष्ट होता है, यानी व्यक्ति में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए और व्यक्ति को काम तलाशने का प्रयत्न करना चाहिए। इन तत्वों के आधार पर उन व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कह सकते जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, बीमार हैं, पागल हैं और काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेरोजगारी को इन तत्वों के आधार पर और अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार के बारे में, यानी कि किस प्रकार की बेरोजगारी समाज में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिक्र आता है चक्रीय बेरोजगारी का, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का। इस प्रकार की बेरोजगारी व्यापार एवं व्यवसाय में शिथिलता आने से होती है। इसकी प्रवृत्ति अस्थायी होती है। जब निवेश बचत से अधिक होता है तो बाजार में तेजी आ जाती है और जब बचत निवेश से अधिक होती है तो मंदी हो जाती है और मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जब हम कृषि बेरोजगारी यानी कि एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध कृषि से होता है। कृषि से संबंधित कार्य करने वाले जब काम नहीं कर पाते हैं तो कृषि बेरोजगार कहलाते हैं। कृषक परिवार में भी परिवार के सभी सदस्य काम करने के योग्य नहीं होते, तो योग्य सदस्यों में से जिन्हें काम नहीं मिलता वे बेरोजगार होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो नाम आता है, जिक्र आता है मौसमी बेरोजगारी का, यानी कि आकस्मिक बेरोजगारी का। तो भारतवर्ष की अगर विशेष तौर पर बात करें तो यह ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है
तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी कि मौसम परिवर्तन होने के कारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है, और इसके कारण से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो मौसमी बेरोजगारी की श्रेणी में आती है। कृषि में भी फसल काटने के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। शादियों और त्योहारों के अवसर पर जेवर उद्योग भी अधिक चलता है, अच्छा चलता है, जबकि शेष दिनों में इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं होता है। ऐसे व्यवसाय में लगे लोगों के जीवन में असंतुलन और अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसीलिए इसे हम मौसमी बेरोजगारी की तरह देखते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो व्यक्तियों का एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना, उद्योगों में हानि और उद्योगों के विकास की गति को कम होना, अनियोजित औद्योगिकरण होना, श्रमिक हड़ताल आदि से उत्पन्न बेरोजगारी को इस श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जब उद्योगों से संबंधित किसी कारण से बेरोजगारी आती है तो उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में, तो इसका संबंध है कि किसी इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसका मूल कारण किसी देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से होता है। सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार होता है, जबकि कुछ दूसरे उद्योग धीरे धीरे संकुचित होते जाते हैं। यदि भौगोलिक और तकनीकी दृष्टि से श्रम पूर्णतया गतिशील हो, तो संकुचित होने वाले उद्योगों से छटनी किए श्रमिक विस्तारित उद्योगों में खपाए जा सकते हैं। लेकिन श्रम कतिपय कारणों से पूर्णतया गतिशील नहीं होता, जिसके कारण कुछ बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से औद्योगिक जगत में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अदृश्य बेरोजगारी के बारे में, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो श्रमिक बाहर से तो काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे अदृश्य बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसी बेरोजगारी का वास्तविक अनुमान लगाना कठिन होता है। ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी, जैसा कि नाम अपने आप में ही स्पष्ट बता रहा है कि जब कृषिगत बेरोजगारी से संबंधित बातें होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, तो वो ग्रामीण बेरोजगारी की श्रेणी में आती हैं, और शहरी क्षेत्रों में प्राय खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें औद्योगिक एवं शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। तकनीकी बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो मशीनीकरण से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी उस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर कोई नवीन तकनीक आती है तो उसके प्रयोग से श्रमिकों का विस्थापन होता है, जिससे वे बेरोजगार हो जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध शिक्षा प्रणाली से अधिक देखा जाता है। शिक्षित बेरोजगार ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, और वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। घर्षणात्मक बेरोजगारी वहां होती है जहां श्रम के लिए मांग और उसकी पूर्ति के बीच समायोजन की कमी होती है। इस प्रकार ये बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, रोजगार के अवसरों के संबंध में श्रमिकों की अनभिज्ञता, कच्चे माल की कमी, मशीनों की टूट फूट और औद्योगिक संघर्ष जैसे कारणों से उत्पन्न होती है। और जैसा कि नाम अपने आप में स्पष्ट कर रहा है, खुली बेरोजगारी में श्रमिक के पास कोई काम नहीं होता। हालांकि इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर शहरों में देखने को मिलती है, जहां गांव से आने वाले व्यक्ति काम के अभाव में बेरोजगार रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ गरीबी बेरोजगारी के कारणों की बात करते हैं। बेरोजगारी के कारण जानने से पूर्व हमने जाना
कि बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं, और इन प्रकारों को जानने के बाद अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बेरोजगारी के कारण बताए। अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी को पूंजी के अभाव, निवेश के अभाव और अधिक उत्पादकता के संदर्भ में देखा। यानी कि कीन्स कहते हैं कि बचत की इच्छा को बेरोजगारी का कारण माना जाएगा, तो एजी कहते हैं कि बेरोजगारी आर्थिक ढांचे के विघटन के कारण होती है। इलियट और मैरिल कहते हैं बेरोजगारी विशेष रूप से व्यापार चक्र में मंदी जो औद्योगिक समृद्धि के काल के पश्चात आती है उसका परिणाम है। इलियट और मैरिल ने बेरोजगारी के दो कारण बताए हैं, पहला व्यक्तिगत कारक और दूसरा समाजशास्त्रीय कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत व्यक्ति की आयु, व्यावसायिक अयोग्यता, बीमारी, शारीरिक अयोग्यता को सम्मिलित किया जाता है। योजना आयोग की मान्यता है कि आयु की निश्चित सीमा के कारण वृद्ध लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती और गैर सरकारी संस्थाएं और उद्योगपति वृद्धों की अपेक्षा युवकों को नौकरी में रखने की प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति भी रोजगार पाने की इच्छा रखते हुए भी विवश होकर बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो इन व्यक्तिगत कारकों से भी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय कारकों की, तो समाज में ऊंची प्रतिष्ठा बेरोजगारी का एक कारण बन जाती है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक अधिकारी का पद समाज में प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है, इसलिए प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और इस प्रयास में उम्र काफी हो जाती है। कई बार जब वह सफल नहीं होता तो वह बेरोजगारी का दंश अधिक झेलता है और बाद में उसको जो पद प्राप्त होता है उसमें ही संतोष करना होता है। भौगोलिक गतिशीलता की जब बात करते हैं तो भावनात्मक सामाजिक संबंधों के कारण कई बार व्यक्ति अपना घर, गांव, शहर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता और ऐसी स्थिति में उसी क्षेत्र में कम सुविधाओं में वह अपना जीवन जीता है और कई बार बेरोजगारी का सामना करता है। बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। जितने लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उससे तो कई गुना प्रतिदिन रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और सभी को रोजगार दिलाना कठिन हो जाता है। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। भारत में अभी भी शिक्षा का जो पारंपरिक ढांचा विद्यमान है उसमें रोजगारोन्मुखी होना अधिक जरूरी है। हालांकि नई शिक्षा नीति ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का प्रयास किया है। अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हुए स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता विकसित कर सके कि बाद में शिक्षा प्राप्त कर वह व्यवसाय कर अपने आप को निर्भर बना के समाज में स्वयं भी समस्या का समाधान प्रदान कर सके। नए रोजगार के अवसरों के जब हम बात करते हैं तो उनका अपर्याप्त होना यानी कि पर्याप्त निर्माण नहीं होना भी बेरोजगारी का कारण बनता है। कृषि क्षेत्र में धीमा विकास भी एक बहुत बड़ा कारण है समाजशास्त्रीय रूप से, जिसे बेरोजगारी से जोड़ करके देखा जाता है। कृषि क्षेत्र का विकास तेज गति से नहीं हो पा रहा है और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर भी अधिक ऊंचा नहीं है। इस कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। दोषपूर्ण आर्थिक आयोजन की जब बात होती है तो देश में तेज गति से आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे का विकास करना अभी भी आवश्यक है। योजना काल में कृषि और उद्योगों में ऐसी तकनीकी का विकास नहीं हो सका जिससे उत्पादन में श्रम शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके। इसलिए आर्थिक आयोजन पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी के दुष्प्रभावों की तो उसे कई रूप में हम देखते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर उसे तीन भागों में बांटा है, यानी कि व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन। हालांकि इनके कारण बेकारी और स्वास्थ्य का संबंध भी देखा जाता है। बेकारी
और जीवन स्तर का संबंध भी देखा जाता है। आर्थिक प्रभाव की भी चर्चा होती है, बेकारी और नैतिक पतन की भी बात होती है और सांस्कृतिक पतन की भी बात होती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बेरोजगारी का छूट जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बेरोजगारी के दुष्प्रभावों को तीन प्रमुख रूपों में देखते हैं जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विघटन की, पारिवारिक विघटन की और सामाजिक विघटन की। थोस्टन शैलिन ने अपने अध्ययन में बताया था कि मंदी के दिनों में संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ जाते हैं। बेरोजगारी की दशा में व्यक्ति भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी और कई गलत कार्यों को करने के लिए अब स्वयं को प्रेरित पाता है और ऐसी अवस्था में उसका विघटन निश्चित हो जाता है। स्वास्थ्य पर जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसे कई रोग घेर लेते हैं। परिवार के सदस्यों में भी एकता का अभाव देखने को मिलता है। कई बार अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जमीन, गहने आदि भी व्यक्ति बेच देता है, जिससे परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन और वस्त्र जुटाने में भी असमर्थ होता है। शिक्षा की भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, सदस्यों का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। इस प्रकार बेरोजगारी परिवार के संगठन और अस्तित्व को खतरे में डाल देती है, जिससे उनका जीवन स्तर घट जाता है। बेकारी के कारण होने वाली आर्थिक हानि को तो मापा जा सकता है, किंतु सामाजिक हानि का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। बेरोजगार व्यक्ति की धारणाओं में कठोरता आने लगती है, परिवार में अनिश्चितता और चिंता घर कर लेती है, सदस्यों में निराशा उत्पन्न होती है, जिसका मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम व्यक्ति के व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है और धीरे धीरे व्यक्ति अपराधों की ओर अधिक उन्मुख होता पाया जाता है। उसके नैतिकता पर सवाल उठता है, नैतिक पतन की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। कला, भाषा, विज्ञान, दर्शन, किसी की तरफ भी व्यक्ति सांस्कृतिक उन्नति की ओर बेरोजगारी की स्थिति में ध्यान नहीं दे पाता है और इन सब बातों से उसके मनोविज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं बेरोजगारी को दूर करने के प्रयासों की, उपायों की, तो कुछ निश्चित प्रयासों की बात करते हुए इसे हम अगर सरकारी प्रयासों के संदर्भ में देखते हैं तो समय समय पर कई सरकारी योजनाओं का संचालन करके इस दिशा में प्रयास किए गए, जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं जो कि व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो आर्थिक विकास की गति को तेज करना एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा। बेरोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समुचित आर्थिक विकास और उसकी तेज गति का होना आवश्यक है। आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए कृषि और उद्योग के अतिरिक्त परिवहन सेवा, निर्माण कार्य, वाणिज्य और व्यापार आदि आर्थिक क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने की। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण बेरोजगारी हटाने का सबसे कारगर उपाय सिद्ध होगा। जब तक देश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना कठिन रहेगा। बचत और निवेश को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, क्योंकि रोजगार और निवेश में प्रत्यक्ष संबंध होता है। निवेश के लिए राशि बचत से ही आती है, इसीलिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, पशुपालन, परिवहन, निर्माण आदि क्षेत्रों में पूंजी की आवश्यकता होती है और यह राशि बचत द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। लघु उद्योगों के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक गांव को एक स्वायत्त उत्पादन इकाई के रूप में विकसित करने की ज्यादा जरूरत है। गांवों को भी संचार, आवागमन और अन्य सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, ताकि गांवों में रहकर व्यक्ति लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में योगदान दे सके। श्रम प्रधान युक्तियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक क्रिया
जो है, जैसे कि उत्पादन की, वितरण की, वाणिज्य व्यापार की, इन कई क्षेत्रों में श्रम बचत युक्तियों का व्यापक प्रयोग किया जाए, यह जरूरी है। और इसके कारण से बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों पर जोर देना भी जरूरी है, क्योंकि देश में कृषि कार्य पर जनसंख्या का बहुत बड़ा भार है। और कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करने के लिए सेवा कार्य, निर्माण कार्य, संचार के साधनों, वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास जरूरी है। इसीलिए गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों पर जोर देने की आवश्यकता है। आय के वितरण और असमानता को ध्यान में रखते हुए इसे दूर करने की आवश्यकता है। संपत्ति को ऐसे श्रम प्रधान उद्योग या व्यवसाय में लगाया जाना चाहिए जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो। रोजगार मुखी शिक्षा की ओर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, ताकि शिक्षा ग्रहण करते समय ही बालक इस बात के लिए तैयार हो कि उसे किस दिशा में आगे कदम बढ़ाना है। सरकारी योजनाओं का सफल संचालन भी इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजनाएं बनाने के बाद इसका सफल क्रियान्वयन हो, उनका सफल संचालन हो, तभी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। और इसमें भ्रष्टाचार का निवारण करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपव्यय को रोकना, साथ ही व्यावसायिक मार्गदर्शन की व्यवस्था, चाहे वो करियर काउंसलिंग केंद्रों के द्वारा हो या सरकारी योजनाओं की जानकारी के द्वारा हो, उसकी उपलब्धता होने पर भी व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह सार्थक दिशा में कदम बढ़ाए और योजनाओं का, शिक्षा का समुचित प्रयोग कर स्वयं को इस योग्य बनाए और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, ताकि समाज में से इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से इस वीडियो के द्वारा हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर बेरोजगारी क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं, इसके कारण और दुष्परिणाम के बाद हमने बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास और उपायों की भी चर्चा की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात की आवश्यकता है कि सभी कारणों को विस्तार से जाना जाए, इसके जो दुष्परिणाम हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उन विशेष सरकारी योजनाओं की भी बात की जाए और अन्य कारणों और उपायों पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि इस समस्या का समाधान संभव हो सके। आपने ये वीडियो को सुना और यह वीडियो का जो टॉपिक है वो ज्ञानवर्धन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, इस विश्वास के संग आप सभी का आभार और धन्यवाद।